आपके लिए बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा जीरो से? जीरो के टाइम पे मुझे टेक ऑफ तो पता था, मुझे लगा था लैंडिंग डिस्कवर करूंगा जो नहीं हुई, तो वो जो रॉकेट ऊपर गया वो लौटा ही नहीं मेरे पास कभी। बेस्ट शो था जीरो का, इंटरवल होने वाला था और आपका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि फरीदून तुम्हारे अकाउंट से ये कुछ सेकंड्स के वीडियो लीक हुआ है। मैंने देखा मेरा वो अकाउंट नहीं था ऑब्वियसली। वो वाला एक दौर था, वो कुछ दिन थे, वो कुछ ऐसा टाइम था जिसने मुझे इस चीज पे सोचने में मजबूर किया कि हाँ कुछ चीजें अभी भी और सीखनी बाकी है। सुपरस्टारडम उनके अराउंड जो एक वीव किया जाता है, तो वो उस इमेज को केटर करने के वजह से एट टाइम्स डायरेक्टर जो है वो शायद जो स्टोरी कहना चाहते हैं शायद वो स्टोरी नहीं कह पाते। वो आई आपके पास एक एक्टर की तरह ओवर एंड अबव एक बड़े भाई की तरह। मुझे वो स्टार कभी मिला ही नहीं जिसको देख के मैं ये समझ पाता कि ओह आई हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म, देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस, बिग ऑडियंस who wants to see him in a certain way. अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है ये आदमी। I love humor, मुझे मजा आता है, मेरे को कैरेक्टर्स को एक लाइटर नोट पे पर इमोशनली लेयर्ड देखने में बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल रांझना का आनंद सर, अगर कोई फिल्म इतने सालों के बाद भी अगर डिस्कस की जाए फॉर वेरियस रीजंस, डिबेट्स हो रही हैं अगर फिल्म के ऊपर कि भाई उसमें ये था वो था, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़े कामयाबी की एक निशानी होती है। I was in a zone when I was making Run and I will love to experience it again and again and again. कुछ था जो बहुत जिंदा था मेरे अंदर उस वक्त। हसीन दिलरुबा में अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, कि एक कैरेक्टर है तापसी का जिसको कि आप इजीली आप उसको एक ग्रे जोन में डाल सकते हैं। और तापसी जैसा एक्टर, द वे शी अटैच अ फिल्म बहुत रेयर है। Hi, I am Anand L. Rai and you are watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. आनंद सर, वेलकम बैक ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ फरीदून, आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है, फिर से अच्छा लग रहा है आपको देख। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज वंडरफुल मीटिंग यू एज वेल एंड इंटरेक्टिंग विद यू। आनंद सर, हसीन दिलरुबा आ रही है सामने, आप फिल्म से आप जुड़े हुए हैं। ये एक जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मैंने हमेशा से एक बात नोटिस करी है कि पहली बार मेरी आपसे रांझना में मेरी बात हुई थी कि आपके लिए जो फिल्म्स हैं वो इट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड कॉमर्स। एक पैशन है, एक स्टोरी टेलिंग, मतलब एक स्टोरी टेलिंग का एक खुमार है, एक जुनून है, और वो आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करता है। ये जो एक पैशन जो आपका आता है उसका सोर्स क्या है? मुझे क्या लगता है फरीदून, मे बी उसका जो पहली बात, डेफिनेटली जब मैं फिल्म बनाने उतरता हूँ तो स्ट्रेट कॉमर्स दिमाग में नहीं आता है, बट एक कमर्शियल एक इच्छा अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की, यू नो, एज वास्ट एज पॉसिबल, वो मन में होती है। बट उसको जो सुपरसीड करता है वो वाली कन्विक्शन होती है कि यार ये कहानी मैं अपनी ऑडियंस तक ले जा पाऊंगा, यू नो। पहले उस पे काम होता है कि यार ये कहानी इज इट डू आई हैव अ रीजन टू टेल अ स्टोरी। अब ये बड़ा पर्सनल भी हो सकता है, ये बड़ा कमर्शियल भी हो सकता है। अ रीजन टू टेल अ स्टोरी कि हाँ यार ये उन्हें पसंद आएगी, या हाँ जिस तरीके से मैं ये सुनाऊंगा उन्हें पसंद आएगी। सो गॉड हैज बीन काइंड टू मी इन मैनी वेज कि मैंने जब भी वो वाला अटेम्प्ट किया है। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये कि जब आप उसमें सक्सीड हुए तो भी, जब आप उसमें फेल हुए तो भी आपको एक रिएक्शन मिलता है जो एज अ मेकर हेल्प्स यू टू ग्रो, यू नो। What I have learned with time, it is not only success that is teaching you this. So my decisions of going ahead with a story, whether I'm directing it or producing it, it's purely how to say, it's a call, it's a कि हाँ यार मैं इस कहानी से जुड़ना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। And I'm always in search for how can I tell it in a new way. जैसे मुझे कहानियाँ कभी भी बुरी नहीं लगती। आई ऑलवेज से कि कोई कहानी बुरी नहीं होती, कहानियाँ सब अच्छी होती है, टेक होता है उसका। यार देयर इज अ टेक, एंड हाउ यू चूज दैट, हाउ यू गो फॉर इट, कि मैं अपनी मैक्सिमम ऑडियंस को एंटरटेन कर सकूँ।
और उसके साथ रिक्वायर्ड होता है वो वाले गट्स, एक फियरलेसनेस जो मुझे लगता है वक्त के साथ मेरे पास आ गई, कि एक अंदर का डर जो होता है ना, एक एक हार का डर या एक सक्सीड ना होने का डर, वो मेरा ना वक्त के साथ जाता रहा है, वो मुझे कभी नहीं लगा. सो दैट्स व्हाई चूजिंग स्टोरीज हैज बीन लाइक, मुझे अच्छा लगता है वो चैलेंज. मुझे लगता है कि यार जुड़ के देखता हूँ इस कहानी से क्या होता है, या बना के देखता हूँ ये कहानी से क्या होता है. सो दैट हैज बीन लाइक, इट्स माय फोबिया दैट मैंने बहुत लेट फरीदून अपनी लाइफ में ये डिस्कवर किया कि मैं बहुत सारे फैसले, गट्सी फैसले कर सकता हूँ टिल द एज ऑफ 23-24 में, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा और इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक होती गई, जो कि एक फॉर्मेट में बढ़ी हुई. उस फॉर्मेट को तोड़, एक एक अपना फैसला कि यार उस टाइम पे होता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, मेरे माँ बाप टीचर थे तो मेरे को पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक एक रूल बुक की तरह मेरे सामने, रूल तोड़ के एक बड़ा सोलफुल. सो मुझे स्टोरी टेलिंग ने वो दिया कि यार हाँ, मतलब अगर मैं दिल से दिल जोड़ूंगा ना, ऑडियंस तक पहुंचूंगा, तो दैट हैज बीन वर्किंग बोथ इन दैट. बिल्कुल, आपने 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 बहुत ही पॉइंटेडली आपने कहा कि सक्सेस, कामयाबी और फिर फेल जब होते हैं, आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हमेशा से आनंद से बहुत बहुत आपका हाई रहा. आप फेल की बात करें, आप ज़ीरो की आप जिक्र कर रहे हैं. मुझे पर्सनली बड़ा कॉन्फिडेंस था, आपको तो याद ही है, हम लोग के बड़े डिस्कशन भी हुए थे. मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि साहब ज़ीरो जो है वो इट विल वर्क, बिकॉज यू आर मेकिंग इट, एंड मतलब वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट एज वेल. लेकिन आई थिंक जो सर्कमस्टेंसेज जिस तरीके से रहे, और बहुत सी आई थिंक वजूहत रहती हैं, और फिर जब रिलीज के टाइम पर जिस तरीके के जो फेक रिव्यूज आना शुरू हो गए, और जिस तरीके का पूरा एक माहौल था, वो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड था. लेकिन आपके लिए बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा जीरो से? और जैसा मैंने अभी बोला ना फरीदून, मेरे लिए वेदर इट इज सक्सेस और फेलियर, इट्स अ चैप्टर फॉर मी, इट्स अ चैप्टर फॉर समथिंग टू लर्न फ्रॉम. वो मेरी लाइफ का सबसे, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत वक्त था वो. उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं एक बहुत बेहतरीन इंसान से मिला, जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार तो है ही है, उतने ही बड़े इंसान भी, उतने ही बड़े दिल वाले इंसान. मुझे बहुत प्यार मिला उनसे. बट एंड डेफिनेटली वो मोमेंट, वो रिलीज से पहले आप बहुत एज अ डायरेक्टर बहुत वल्नरेबल होते हैं, और स्पेशली जब एक इतनी हाउ टू से एम्बिशियस, जो मैंने कभी अपने आप को कभी नहीं पाया था, वो वाला मेरी सारी कहानियाँ मेरे बहुत इर्द गिर्द बहुत रूट से उठी हुई होती हैं, तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ. ये पहली बार मैंने एक फ्लाइट ली थी, और उस वीक में जब ये सब, इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी फॉर दोस फेक रिव्यूज कमिंग इन, बट आई विल नेवर से दैट दैट वाज अ रीजन कि यार लोग, ऑडियंस थिएटर में नहीं आई. वो गलती मैं नहीं करूँ, क्योंकि अगर मैंने वो कह दिया तो मैं सीख नहीं पाऊंगा. आई नो आई वेंट रॉन्ग, आई नो समवेयर आई वेंट रॉन्ग. इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थे, इंटेंशन बहुत पुख्ता थे, मजबूत थे. मेरे साथ एक बहुत ही सॉलिड इंसान, एक बड़ा एक्टर खड़ा था. सो वो जो होता है ना कि उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, मैं ओवर एम्बिशियस हो गया, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वाज नेवर डन बिफोर. एंड हाँ, जैसे मैंने बोला कि आई न्यू एट द जीरो के टाइम पे, मुझे टेक ऑफ तो पता था, मुझे लगा था लैंडिंग डिस्कवर करूंगा, जो नहीं हुई. तो वो जो रॉकेट ऊपर गया वो लौटा ही नहीं मेरे पास कभी, तो उस रॉकेट में बस ये और निकल गया. But that's fine, that's part of me, and it's a beautiful phase of my life. I've understood life in a better way. उस चीज ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है, उस इंसान ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई. एब्सोल्युटली. मुझे आज भी याद है, हम फेक रिव्यूज की बात कर रहे हैं. प्रेस शो था जीरो का, इंटरवल होने वाला था, और आपका मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि फरीदून तुम्हारे अकाउंट से ये कुछ सेकंड्स के वीडियो लीक हुआ है. मैंने देखा, मेरा वो अकाउंट नहीं था ऑब्वियसली, दुबई से किसी ने अकाउंट क्रिएट करके और वो उसको किया. वो आई थिंक इट इज, जिस तरीके का एक वो जो माहौल था, आई थिंक
मुझे लगता है कि आज तक मैंने पर्सनली किसी फिल्म के लिए नहीं एक्सपीरियंस किया। बहुत सॉलिड फोर्स था। मुझे भी नहीं पता चला कि और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिविटी से घेरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस जिस हद तक हो मेरे इर्द गिर्द एनर्जीज वैसी रहे। बट उस दौरान मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार वो एक नेगेटिव एनर्जी महसूस की और मुझे लगा ये क्यों हो रहा है। मेरे को आज तक उसका जवाब नहीं मिला। बट हाँ, ये जरूर समझ में आया कि दिस ऑल्सो हैपन। बट गॉड, मतलब उस अगर आप मेरे से सच्ची पूछेंगे परिधुन, मेरे को अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मेरी लाइफ में 98% मैं यही बोलूंगा यार मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ और मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले और मुझे हमेशा साथ मिला है। मुझे बहुत अच्छा साथ मिला है। मुझे कभी भी इस चीज का दुख नहीं रहा कि यार मुझे मेरे हिस्से का कुछ नहीं, मेरे को अपने हिस्से का हमेशा मिला। सो पर वो वाला एक दौर था, वो कुछ दिन थे, वो कुछ ऐसा टाइम था जिसने मुझे इस चीज पे सोचने में मजबूर किया कि हाँ कुछ चीजें अभी भी और सीखनी बाकी है। इट्स नॉट अबाउट हाउ टू से, थी वो एक कहानी, स्टोरी टेलिंग। तो उसको ऐसा दिखाया गया है जैसे इट इज लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर किया है मैंने। बट आई इंटरेस्ट मी कमिंग आउट ऑफ इट। एंड इफ यू टुडे आस्क मी, इट्स अ बिग गेन knowing Shah Rukh Khan as a person. It is something which is I will cherish all through my life. ओके, बट जैसे जैसे आनंद सर, मैंने आपसे कहा कि मुझे आपके ऊपर जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि दैट दैट दिस इज समथिंग दैट ही इज वन डायरेक्टर हु विल गेट इट राइट। लेकिन क्या आपको लगता है कि एट टाइम्स जो एक स्टार्स का जो एक ऑरा हो जाता है, जो एक पूरी एक सुपरस्टारडम उनके अराउंड जो एक वीव किया जाता है बहुत हद तक, तो वो उस इमेज को केटर करने के वजह से एट टाइम्स डायरेक्टर जो है वो शायद जो स्टोरी कहना चाहते हैं शायद वो स्टोरी नहीं कह पाते, बिकॉज वो उनको एक उस स्टारडम का भी एक कुछ हद तक अपने माइंड में रखना होता है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं, वो उनसे ज्यादा मुझे समझना था। है? गलती सिर्फ एक ही थी उसमें कि सी I have thrived on ordinariness in my stories, and in my characters specifically. I enjoy that. Yeah, it's so beautiful to be ordinary. It's a very वो चाहे आप मन्नू को देख लीजिए, वो आप कुंदन को देख लीजिए, there is a certain kind of ordinariness which has worked in my stories. और जब मैं जीरो को भी अप्रोच कर रहा था और भगवत सिंह को भी अप्रोच कर रहा था, आई वॉज लविंग दिस थिंग ऑफ यार इतना सा है और कॉन्फिडेंस देख। ऑर्डिनरी मतलब ये तो आधा ही है ऑर्डिनरी में। एंड माई कास्टिंग वॉज शाहरुख खान, सो इट वॉज माई समवेयर। और जो गलत हुआ वो ये हुआ कि वो सुपरस्टार मेरे पास बिल्कुल एकदम इंसानी रूप में आया। उसने एक दिन का भी स्टारडम, वो जो उसके पीछे इतना बड़ा था, वो एक दिन भी सेट पे नहीं लेके आया या एक दिन भी किसी मीटिंग में नहीं लेके आया। वो आई आपके पास एक एक्टर की तरह, ओवर एंड अबव एक बड़े भाई की तरह। और मैंने मुझे वो स्टार कभी मिला ही नहीं जिसको देख के मैं ये समझ पाता कि ओहो, आई हैव अ ड्यूटी टू परफॉर्म। देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस, बिग ऑडियंस who wants to see him in a certain way in any story. बट वो कभी मेरे को महसूस ही नहीं हुआ। तो मैं उस चीज का, जिस चीज का मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि यार इतने डिकेड से ये जो स्टारडम इनकी है, इतनी मोहब्बत इन्हें मिलती है, उसकी एक वजह है। शायद मेरे को वो चीज हैंडल करनी नहीं है जो कि मैं बाकी अपने एक्टर्स के साथ बहुत आसानी से कर गया। पर इतने मैं शायद उस तरीके से मैं उनके और उनके ऑडियंस का रिश्ता नहीं संभाल पाया। शायद वो भी एक ड्यूटी होती है एक मेकर। मैं कहानी के बियॉन्ड जा ही नहीं पाया। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहानी में पास हुआ, बट अगर मैं वो चीज समझ लेता
तो शायद मैं वो टेक ऑफ लैंड करवा पाता, मैं लैंड ही नहीं करवा पाया। इसलिए उसमें क्या जो एक एक टर्न है ना कि यार इट स्टार्ट्स वेल, इट 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 एक्साइट्स यू टू सी सच अ बिग सुपरस्टार इन दिस कैरेक्टर। उसकी एक अलग लैंडिंग होनी चाहिए थी जो मैं नहीं करा। So maybe I had to learn how to understand the relation between star and the audience and apply to your story. It's a exercise. It's a different exercise. Absolutely. Oh, overall, I had fun. I had great time in my life. उसके repercussions भी देखे, but वो उस मोहब्बत से बहुत कम है जो मुझे मिली। क्या बात है। 4 साल के बाद शाहरुख साहब की फिर फिल्म आई, लेकिन 4 साल में कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि दैट शाहरुख खान ही उनका जो ऑबिचरी उनकी लिखी जा चुकी है और अभी DDLJ और कुछ कुछ होता है के बारे में ही बात होती रहेगी। एंड देन ही कम्स बैक एंड ही completely reinvents himself and he has a year which I think will be remembered for a very very long time in the film industry. And the best part is that he knew exactly after a month release of Zero, he knew what he's going to. He was very clear. He was coming back. Nobody knew, but he knew that he was coming. और वो उस मोमेंट पे मैं उनके सामने बैठा हुआ था, जब उन्हें पता था कि वो क्या करने वाले और कैसे आने वाले। He was never lost. I can say this. डायरेक्टर की लाइफ तो चलो अलग होती है, एक सुपरस्टार की लाइफ में ये हो जाना, और उसके बाद ये वाली चीज उन्हें पता होना कि मैं जा नहीं रहा, मैं आई एम देयर एंड आई एम देयर लाइक व्हाट। एंड इतना भी सर्वाइवल तो खैर उनके लिए बहुत अलग ही है, वैसे ही उनको बादशाह नहीं बोलते। सो he knew, nobody knew, but he knew what he's going, and he did it. I am Anand L. Rai and you are watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. आनंद से जैसे फॉर एग्जांपल तनु वेड्स मनु 2 में एक डायलॉग है, मेरे ख्याल से 2 में या 1 में, आई थिंक, कि अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है ये आदमी। ये 2 में या 1 में? ये 2 में। तो अब ये अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है ये आदमी, ये मुझे लगता है कि आपकी राइटिंग का एक बहुत ही सिग्नेचर राइटिंग है आपकी। ये एक एलिमेंट ऑफ यूनिक ह्यूमर और एट द सेम टाइम उसके अंदर एक अगर कहें तो एक लिटरेरी एलिमेंट भी है उसमें, मतलब एक इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट द रेगुलर राइटिंग। तो ये जो एक राइट, और ये आसिम दिलरुबा में भी हम देखते हैं जो डायलॉग्स में क्वर्कीनेस है, मुझे लगता है क्वर्कीनेस जो रहते हैं आई थिंक किसी भी स्टोरी टेलिंग को बहुत ही डिलीशियस एक्सपीरियंस बनाते हैं ऑडियंस के लिए। तो ये इस तरीके की राइटिंग को लेकर आना, ये आपको मजा आता है क्या, कैसे करते हैं? मुझे मजा आता है, और मैं इस फ्लेवर के मेरी लाइफ में आने का पूरा का पूरा क्रेडिट हिमांशु को। सो आई रिमेम्बर व्हेन वी वर डूइंग तनु वेड्स मनु 1, देयर वाज वन सीन, आई लव ह्यूमर, एक मुझे मजा आता है, मेरे को कैरेक्टर्स को एक लाइटर नोट पे पर इमोशनली लेयर्ड देखने में बहुत मजा आता है। ये सारी एक तरह की मेरी पर्सनल हाउ टू से ग्रीड है, और मुझे लगता है कि लाइफ ऐसे जीनी ही चाहिए, उसमें ये ह्यूमर होना ही चाहिए। बट ये जो मतलब पुश किया गया, आई रिमेम्बर तनु वेड्स मनु में एक सीन था जहाँ ये लोग तनु और मनु की शादी पक्की कर रहे हैं, और मनु को जाके अपने फादर को ये बताना है कि ये शादी में नहीं करना चाहता है। दिस ऑल इज हैपनिंग एक नदी में पूजा करते हुए लड़की के बाप, तनु के बाप और उनका, तो वो जो पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे वो पूजा चल रही है और एक बाप दूसरे बाप के कान में आके बोलता है कि यार लड़का शादी के लिए मना कर रहे हैं, and he says हो गया ना छूतिया पाक। And my thing was, and I was telling Himanshu, this I'm very calm on the sets. I enjoy. मेरे लिए मेरी shooting, it's like it's a fun zone. मैं सेट से ज्यादा कुछ एंजॉय नहीं करता, और मैं कभी सीन्स के ना प्रेशर नहीं लेता। मुझे मुश्किल से ये लगता है कि हाँ मजा आएगा,
बट वो एक मोमेंट था तनुज मनु का जहाँ मैंने आई वॉज रेस्टलेस ऑन द सेट, कैसे लैंड होगा एंड जिस दिन वो मैंने किया और वो चीज वर्क की और मेरे को खुद को देख के लगा आई डिस्कवर्ड कि आई कैन पुश माई सेल्फ. ये 1 का वो वाला सीन था. सो व्हाट हैपेंड इन 2 was the confidence which I got from Tanuj Manu and कि I can take it and keep it still real. जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि यार लगना चाहिए आपको, ये फिल्म देखते हुए लगना चाहिए कि आप उसके हिस्से हो. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी की कहानी सुन रहे हो, आपको लगना चाहिए हाँ ये मेरी ही कहानी. सो उस सीन से जो मेरे पास कॉन्फिडेंस आया वो शायद हम लोगों ने विद हिमांशु हमारी मैक्सिमम फिल्म्स में इवन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग it became part of it. I started enjoying it. I said this is our, जिसको कहते हैं ना कि ये हमारी पहचान है. I said अब जब कलर का जब भी जब वो लोगो वो जो म्यूजिक बजेगा ना तो आपको ना मन में आना चाहिए कि हमें एक कोक मिलेगा, हंसने को मिलेगा. So that has been I was going to say became the major ingredient of our stories. राइट. इनफैक्ट आप कैंसेरियन भी हैं और कैंसेरियंस का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होता है. आई थिंक वो आपको थोड़ा सा नेचुरली भी आपके अंदर एक ट्रेट है. थोड़ा सा तंज की तरफ चला जाता है जो मैं हमेशा करेक्ट करता रहता हूँ, पर वो अपनों के साथ ही रखता हूँ, गैरों के साथ नहीं रखता. क्या बात है. अभी हम जैसे आपकी फिल्मों की जैसे हम एक टोनैलिटी के और सुर की बात कर ही रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रांझना का आनंद सर, तो बताइए, मुझे लगता है कि अगर कोई फिल्म इतने सालों के बाद भी अगर डिस्कस की जाए फॉर वेरियस रीजंस, डिबेट्स हो रही हैं अगर फिल्म के ऊपर कि भाई उसमें ये था वो था, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़े कामयाबी की एक निशानी होती है. आप कैसे देखते हैं उन डिबेट्स को, इन टर्म्स ऑफ कि पीपल आर डिस्कसिंग धनुष के कैरेक्टर को लेके, सोनम के कैरेक्टर को लेके. मैं भी उतना ही सरप्राइज होता हूँ फरीदून. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि I was in a zone when I was making Ranch, and I will love to experience it again and again and again. और पर वो इतनी आसानी से होता नहीं है. कुछ था जो बहुत जिंदा था मेरे अंदर उस वक्त, जब हिमांशु ने ये कहानी मुझे सुनाई थी और जिसको कहते थे कि और मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सब नहीं चाहिए होता. जब प्यार में पढ़ने के लिए मुझे इतना ही चाहिए होता. और जब मुझे हिमांशु ने कुंदन बताया था ना, फ्रॉम दैट डे ओनली, विदाउट नोइंग द एंटायर स्टोरी, आई वॉज इन लव विद राज एंड आई वॉज डाइंग टू मेक इट. आई थिंक दैट अर्ज कि यार ये कहानी, उसी ने ही मुझे उतने गट्स दिए कि मैं बॉम्बे से उठ के चेन्नई पहुंच गया और एक एक्टर जिसको हिंदी नहीं आती उसके पास जाके बैठ गया. सो आई थिंक दैट अगर ये आपके साथ हो जाए, आई थिंक यू आर अ फॉर्चुनेट वन एज अ मेकर. अगर आपके साथ ये वाली फीलिंग, तो बिल्कुल इतने सालों बाद भी जब कॉन्शियसनेस होती है और ये वाली बातें होती है, तो मैं अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, मेरे को सच्चाई ये पता है कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितनी ये बातें हो रही है. बट हाँ, मैं उस वक्त प्योर था. मुझे ये पता था कि कुछ हो रहा है मेरे हाथों, विच इज गोइंग टू स्टे. ऐसा नहीं था कि मैं कुछ था विच वॉज हैपनिंग एंड इट हैपेंड इन दिस वे. सो आई नो द फीलिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू हैपन टू मी अगेन, एंड आज जब डिस्कस होती है तो मुझे यही लगता है कि यार what really worked was our few gutsy decisions of going ahead with a great actor like Dhanush, getting him here in Hindi films, and the way I wanted to see. I had just made it the way I wanted to see the film, like the way I wanted to have. And the best part was that Himanshu's writing, it was just not Kundan. Zoya was brilliant. Murari was brilliant. Bindya was brilliant. So those characters all, अगर मैं उसकी खूबसूरती ये थी कि मैं किसी भी किरदार को अलग निकाल लूँ ना रांझना से, तो उनकी भी पूरी कहानी बनाने का मन कर जाएगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली बैक स्टोरी करके, एब्सोल्युटली. ओके, अब वही अगर हम बात करें आनंद सर,
जैसे फॉर एग्जांपल पुशिंग द एनवेलप की बात है, तो जैसे हसीन दिलरुबा में अगर अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, कि एक एक कैरेक्टर है तापसी का, जिसको कि आप इजीली आप उसको एक ग्रे जोन में डाल सकते हैं, आप उसको इजीली जज कर सकते हैं, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में आप बातें कर सकते हैं, उसको जो एक डिसेप्शन है उसके अंदर, वो जिस तरीके का एक इलिसिट रिलेशनशिप में वो बहुत ही आई थिंक जिस तरीके से वो जा सकती है, लेकिन वो एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी ह्यूमन एज वेल। ये जो पुशिंग द एनवेलप मुझे लगता है कि वो आपके और भी फिल्मों में, चाहे प्रोडक्शन हो, उसमें भी नजर आता है, एंड अगर हम हसीन दिलरुबा की बात करें तो उसमें डेफिनेटली है। हाँ, तो एक अगेन मैं बात करूंगा उस निडरता की जिस निडरता के साथ कनिका ने ये स्क्रिप्ट लिखी, यू नो। और वन के टाइम पे भी मुझे ये पता था इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, बिकॉज विद तापसी देयर मुझे ये पता था कि इस किरदार को प्ले करने के लिए एक एक्टर लगेगा जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों को लेके वो बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं, वो बहुत खुल के आती है। चाहे वो हसीन 1 हो या हसीन 2, उसकी राइटिंग में भी वो खासियत है। रानी का किरदार जिस तरह से लिखा गया है उसमें वो क्वालिटी है कि शी इज, वो बिल्कुल, वो उसको ग्रे रखने में तापसी का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज द मिनट इट गोज, वो उस तरह की राइटिंग है, उतना खुली राइटिंग है कि अगर आप हल्के से भी स्लिप हो ना तो इट कैन गो, इट इज नॉट वाइट डेफिनेटली, इट कैन गो ब्लैक। सो कीपिंग इट ग्रे यू नीड इट a person like Taapsee who owns Rani so beautiful. She takes it so beautiful कि आप उसके अंदर में रानी का खुलापन, उसकी सच्चाई, शी इज बीइंग सो ऑनेस्ट इन द स्पेस जो अदरवाइज डार्क हो सकती थी। शी केप्ट, एंड यू आर नो, सच बोलता हुआ आदमी ना, सच बोलता हुआ इंसान आपको उस पल के लिए नाराज कर सकता है, चाहे वो गलती करके आया हो और एक्सेप्ट कर रहा हो। मेरे को लगता है रानी की कैरेक्टर की खूबसूरती है कि वो अपनी गलतियां बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती, और तापसी जैसा एक्टर, द वे शी अटैच अ फिल्म, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मतलब मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो कई सीन्स में ये बोल देते कि यार इट्स नॉट मी, बट हाँ, इट्स नॉट यू, द फैक्ट इज इट्स नॉट यू, इट्स समबडी एल्स। कि यार ये मैं करती हुई अच्छी लगूंगी या करता हुआ अच्छा लगूं, लोगों को पता नहीं क्या लगेगा। ये जो थॉट है, मेरे को नहीं लगता तापसी के मन में हो। तापसी को ये समझ में, नो एब्सोल्युटली, right, she attacks it in a very different way, so it's a very rare thing, you can। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि तापसी विल प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, उसकी रेंज हमेशा बड़ी रहेगी, बिकॉज उसने कैरेक्टर को कभी जज नहीं किया, उसने कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया कहानी के साथ। नहीं, एक इनहिबिशनलेसनेस जो आई थिंक जो तापसी में है, और एक जैसे हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एक आर्टिस्ट वाला जो एक एलिमेंट है, कंप्लीट सरेंडर टू द कैरेक्टर। मनमर्जिया में भी हमने वो देखा है, वो जिस तरीके से वो अभिषेक से और उनकी रिलेटिव से जब बात करते वो कहती है कि ऐसे ही कह रहे हुआ वो किसी, आई थिंक वो जो एक जो तापसी में है वो बहुत ही यूनिक है। और मुझे क्या लगता है आनंद सर, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार होता है कि पीपल यूज सेंसुअल सीन्स फॉर टिटलेशन, लेकिन अगर आप एक सेंसुअल एलिमेंट को अगर एक आप आर्टिस्टिक जोन में लेके जाएं, उसको अगर आप एक जैसे कहते हैं कि आपको खाने का बड़ा शौकीन है, कि हल्की आंच पे जो एक पकना होता है उसके खाने की बात ही कुछ और होती है। तो वो अब जैसे उनके जो कपड़े हैं, उनके ब्लाउज का जो कट है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका देखने का तरीका है, वही अपने आप में जो है वो इतना सिडक्टिव है कि दैट बाय द टाइम यू रीच द एक्चुअल एक्ट ऑफ लव मेकिंग व्हाटसोएवर, you are anyways completely hooked on to it, and you are like just completely part of that context, which is something which is beautiful. Many a times filmmakers miss that. They just go for the act directly, in fact, instead of building it up gradually or slowly.
ये आपको एक स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट जो है आपको कैसा लगता पर बहुत डिपेंड करता है आपके एक्टर पे. लाइक इन दिस केस व्हेन यू से तापसी, मुझे लगता है उसको सी कि ये किरदार है, इसका लुक ये होगा, द वे शी विल लुक, द वे शी विल ड्रेस हरसेल्फ, वो सारी चीजें उस कैरेक्टर के लिए करती है. उसके मन में कभी ये मुझे नहीं लगता ये आता है कि ये ऑडियंस पे क्या इफेक्ट करेगी, ये कैरेक्टर क्या इफेक्ट करेगा, वो इंपॉर्टेंट है. बट कई एक्टर्स दे ड्रेस देमसेल्फ नॉट फॉर द कैरेक्टर, दे ड्रेस देमसेल्फ, जैसे तापसी को आप पर्सनल लाइफ में भी देखो, आपको लगता है शी एंजॉयज दिस थिंग, शी नेवर ड्रेसेस अप टू नहीं तो यार मैं लोगों का रिएक्ट, वो लोगों के रिएक्शन के लिए नहीं तैयार होती, वो खुद के लिए तैयार होती. सेम वे फॉर द कैरेक्टर आल्सो व्हेन शी, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हसीन, द केमिस्ट्री बिटवीन रिशु एंड रानी, विक्रांत और तापसी, it is so fantastic that even when there is a kiss, you know that it is passion. You look at those two people, you're not looking at the act, you're looking at the reason, the emotion, the explode of that two people coming together. So उन्होंने है? मतलब वो 1 में भी किया, उन्होंने 2 में भी इतना खूबसूरत चला है. इसीलिए वो 1 में किसी का हाथ काटने के बाद, अपना हाथ काटने के बाद, किसी को मारने के बाद भी वी रूट फॉर दोज कैरेक्टर्स. इट्स हाउ दे टेक दिस. सो सेंशुअलिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ रानी. तो जब वो डिपिक्ट करती है ऑन स्क्रीन तापसी, तो यू उसको आप उस तरीके से नहीं देखते. मतलब आई नो दैट इन फिल्मों में नहीं है, बट जिस दिन एक किरदार में तापसी ने आइटम सॉन्ग भी किया ना, वो भी बहुत अलग होगा. सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है. रनिंग इन हर एंड वेरी वेल सेड. ओके, एंड आनंद सर, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं आपका फिर से वो ना मुझे, बिकॉज आई थिंक वी हैड अ वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशन. सो आनंद सर, अगर हम कुछ आपके नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर के बारे में अगर हम कुछ जान सके. मेरे को बहुत सारी बातें करनी है फिल्म उसको लेकर. I won't make it part of it. Yes, I'm looking forward to my next with Dhanush called तेरे इश्क में. और मैं फिर से at the age of 53 बिना डर के रोमांस में उतरूंगा, खुल के उतरूंगा, बिना डर के उतरूंगा. So I will have I need a bigger session with you after you. Absolutely. So because है उसमें बात करने में कहाँ चूकूंगा, कहाँ नहीं चूकूंगा, कहाँ एक्सेल करूंगा, वो सारी बातें होंगी, बट इट विल बी फन. No, absolutely. Absolutely. Anand sir, thank you very much. It's I think always enlightening and wonderful talking to you. And congratulations for Hasin Dulwai. I think it looks smashing. I'm personally looking forward to it. And looking forward to your directorial venture, and looking forward to talking to you very soon. And I'll meet you the day I'm in Bombay. First thing I'll do is I'll come and बोलने वाला था कि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं, इन पर्सन वी शुड. बिल्कुल 100% we'll do that. Thank you so much, Anand sir.